Hello students, welcome to Aryan Padhaku. I am your biology mentor स्मृति पांडे. तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट जिसमें इसका एप्लीकेशन है. इस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस तो हम लोगों ने पढ़ लिया था. अब हम लोग को इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखने हैं कि इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, in the view of current food crisis, it is said that we need another green revolution. Highlight the major limitations of the earlier green revolution. कह रहे हैं कि अभी की जो सिचुएशन है, करंट जो सिचुएशन है, इसमें फूड क्राइसिस हो रही है, तो इसके लिए हमें दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा. लेकिन आपको हाईलाइट करना है जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके लिमिटेशंस को हाईलाइट करनी है, मेजर लिमिटेशंस को. फाइन. तो अगर हम लोग बात करें जो मेजर लिमिटेशंस थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो वो क्या थी? जनरली यहाँ पे अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स जो थे ऑल्सो ब्रीड अलोंग विद डिजायरेबल वंस. जो डिजायर्ड कैरेक्टर थे और उसके साथ जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स थे वो भी ब्रीड हो जा रहे थे. दूसरी अगर बात करें तो रेगुलर यूज हो रहा था फर्टिलाइजर्स का, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी और प्लांट पे भी इफेक्ट पड़ रहा था. सॉइल की पूरी फर्टिलिटी पे, उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था. अब बात यह है कि जितना ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो सॉइल की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था. रेगुलर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स अफेक्टेड बोथ सॉइल फर्टिलिटी एंड क्वालिटी. ठीक. इसके बाद चीज़ ये आती है कि फर्टिलाइजर तो यूज़ कर लिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, इन सब का भी यूज़ किया जाता है. तो इन सब के यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा था हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स पे, जो हमारा इकोसिस्टम था उस पे. क्योंकि सॉइल में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे मोटे एनिमल्स भी होते हैं. तो अब जितना ज़्यादा इन सब केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाएगा तो उनकी लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा. अब ये सारे के सारे पार्ट हमारे इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं, तो ओवरऑल उस पर भी तो इफेक्ट पड़ा. So, extensive use of pesticide, insecticide, weedicides resulted in harmful effect on the natural components of the ecosystem. So, another green revolution that can curb these problems and enhance the quality of food production in limited land resources is certainly required. हमें दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए चाहिए ताकि वो इन सारे लिमिटेशंस का सल्यूशन मिल सके और जो करंट फूड क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है इससे हम लोग बाहर आ सके. क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ फूड की क्वालिटी भी इन्हांस करनी होगी और क्वांटिटी भी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों इन्हांस करनी होगी. लेकिन इन सब चीज़ों में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा इकोसिस्टम कहीं डैमेज ना हो. ठीक है. तो ये जितने भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं इन सब के बिहाफ पे हमें एक नया ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा. गॉट इट? अपने फूड प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज जीएमओ? लिस्ट एनी 5 पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ जीएमओ टू अ फार्मर. जीएमओ पता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में कहा जा रहा है. लिस्ट एनी 4 ways by which GMOs have been useful for enhanced in crop output. या फिर क्वेश्चन है, why GMOs are so called? List the different ways in which GMO plant have benefited and have become useful to humans. ओवरऑल हमें यहाँ GMO के एडवांटेजेस बताने हैं. जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं इनके एडवांटेजेस बताने हैं. सी ये जो प्लांट होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई और एनिमल्स, जिनमें जीन्स जो होते हैं ये अल्टर्ड किए जाते हैं. जितने भी ऑर्गेनिज्म में आपके सब आ जाएंगे, आपके प्लांट्स आ जाएंगे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, आपके एनिमल्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे. तो ये प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई और एनिमल्स, इनमें जीन का जो ऑल्टरेशन होता है, चेंजिंग होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO. ये तो रही बात जीएमओ की. अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज अगर हम लोग बात करें तो जो इसके क्रॉप्स बनते हैं, जो नए क्रॉप्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ जीएमओ, तो ये ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं ड्रॉट को, टॉलरेट कर सकते हैं स्ट्रेस को, कोल्ड को, इन सब चीज़ों को ये
टॉलरेट कर सकते हैं. सो सी क्रॉप्स बिकम मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, लाइक एबायोटिक स्ट्रेस के थ्रू, जैसे कि कोल्ड हुआ, ड्रॉट हुआ, वाटर का सॉल्टी नेचर हुआ, हीट हुआ, इन सब चीज़ों से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्लांट की टॉलरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. सो कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड heat. Dependence on chemical pesticide have reduced, that is pest resistant crop. अब देखो, जब हम लोगों ने देखा था लास्ट, जब बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे क्रॉप्स का भी फॉर्मेशन हो रहा था जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स के थ्रू फॉर्म हो रहे थे और वो खुद को प्रोटेक्ट कर ले रहे थे विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, जिसकी वजह से कई सारे प्लांट्स जो होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के रहेंगे और सॉइल भी हमारी अच्छी क्वालिटी का रहेगा. क्योंकि जो डिपेंडेंस थी केमिकल पेस्टिसाइड्स की, इस पे थोड़ा हम लोग कम मतलब ट्रस्ट करने लगे. ट्रस्ट क्या करने लगे, ये तो अच्छी चीज़ है ही नहीं. खैर, यहाँ पे जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप थे, मतलब जो क्रॉप्स थे उनमें पेस्ट रेजिस्टेंट हो गए कि उनके ऊपर कोई पेस्ट का असर नहीं हो रहा था या पेस्ट उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स. क्योंकि जीन्स का चेंजेस कर दे रहे थे, ऑल्टरेशन करने की वजह से कई सारे पेस्ट ग्रो अप ही नहीं हो पा रहे. सो डिपेंडेंस जो थी केमिकल पेस्टिसाइड पे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गई. हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होता है, जैसे कि हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो ये कुछ दब जाते, खराब हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाता है. जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ भी लॉस हो जाता है. क्योंकि जैसे हम लोग कई प्रोडक्ट्स खाते हैं ना, जैम खाते हैं, जेली खाते हैं, सॉसेस खाते हैं, तो इन सब में फ्रूट वगैरह की काफ़ी डिमांड होती है. तो ये फ्रूट्स जब फार्म से लाते हैं तो कुछ वहाँ स्पॉइल हो जाते हैं, कुछ इंडस्ट्री में आते आते स्पॉइल हो जाते हैं, कुछ रास्ते में स्पॉइल हो जाते हैं. तो अब ये जो प्रोडक्ट बने ये हमारी अच्छी क्वालिटी के बने ना, तो अच्छी क्वालिटी के बनने की वजह से ये इनका बहुत ज़्यादा लॉसेस घट गया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर दिया गया. नाउ efficiency of mineral uses increases in plants, preventing early exhaustion of fertility of soil. जो efficiency थी, mineral uses की जो efficiency थी plants में, वो बढ़ने लगी और जो प्लांट की सॉइल की फर्टिलिटी थी वो भी अच्छी होने लगी. क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोग बहुत ज़्यादा ये अपने पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स इनका ज़्यादा यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो सॉइल की क्वालिटी भी इन्हेंस हुई और जो प्लांट की मिनरल्स टेकन की कैपेसिटी थी वो भी थोड़ी बढ़ने लगी और अच्छे से वो उसको यूज़ करने लगे. ओके, इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ने लगी. जैसे कोई फूड होता है जिसमें विटामिन ए का इनरिच कर सकते हैं, फोर्टिफाई कर सकते हैं या फिर इनरिचमेंट कर सकते हैं. जैसे अगर राइस की बात करें तो इसमें विटामिन ए का इनरिचमेंट होता है. तो ऐसे ये क्वालिटीज़ जो हैं फूड की, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ भी बढ़ने लगी. तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जीएमओ के, जो एक फार्मर के लिए बेनिफिशियल है या ओवरऑल सबके लिए बेनिफिशियल. नाउ फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस. ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस क्या होता है. सी, गोल्डन राइस जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, राइस है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस. इसमें हाई लेवल के बीटा कैरोटीन्स होते हैं. ओके, विथ हाई लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन एंड अदर कैरोटीनॉइड्स. ज़्यादा अमाउंट में बीटा कैरोटीन्स होते हैं और कैरोटीनॉइड्स होते हैं. ये जो राइस है ये मॉडिफाइड फॉर्म है जिससे कि राइस की क्वालिटी जो है वो इन्हेंस कर गई. इसमें विटामिन ए का कंसंट्रेशन ज़्यादा था. सी, the rice is modified in order to enhance the quantity of vitamin A in it. It is golden due to gold-like color it get from beta carotene. इसमें ओवरऑल देखें तो ये जो राइस है हमारा गोल्डन राइस, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है. दूसरी बात करें तो इसमें बीटा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड और विटामिन ए इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है. अब
ये गोल्डन क्यों कहे जाते हैं? बिकॉज कि इनका कलर गोल्डन है। किस लिए गोल्डन है? क्योंकि इनमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है जो इसके कलर को गोल्डन कर दे रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन राइस। ठीक है, बढ़िया सा आंसर है। नाउ ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया? ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होते क्या हैं। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी हमें इनका बताना है। एग्जाम्पल आप लोग को पता होगा, हम लोग जब इसका चैप्टर पढ़ रहे थे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस तो उसमें आया था। सो बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की बात हो रही है तो वो बैक्टीरिया जिसमें डीएनए का मैनिपुलेशन हुआ है दैट इज नोन एज ट्रांसजेनिक। सिंपली जिसमें हमने डीएनए की थोड़ी मैनिपुलेशन की, चेंजेस किए, उसे ही कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। सी बैक्टीरिया दैट हैव had their DNA manipulated to possess and express an extra gene are known as transgenic bacteria। मैनिपुलेशन करने से क्या होगा, उसके पास एक एक्स्ट्रा जीन आ जाएगा, है ना। अब एक्स्ट्रा जीन जो आ जाता है उसी के कारण हम लोग उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक, यहाँ बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा रहा है तो इसे हम लोग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डीएनए सीक्वेंसेस इंट्रोड्यूस इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स। डीएनए सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था किसमें? ई कोलाई में। ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो इंसुलिन के चेन्स का फॉर्मेशन कर सके और अच्छे अमाउंट में इंसुलिन मिल सके। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ हैज द स्टडी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन डेवलपिंग पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन क्रॉप एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि जो स्टडी है बायोटेक्नोलॉजी की, इसने कैसे हेल्प किया पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन क्रॉप्स को फॉर्मेशन में। या फिर one of the major contribution of biotechnology is to develop pest resistant variety of cotton plants। explain how it has been made possible। ये दोनों क्वेश्चन मतलब एक ही है, इनका आंसर एक ही है, घुमा के पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। जो पेस्ट होते हैं ये क्या करते थे, कॉटन बॉल्स होती है ना, कॉटन प्लांट की बात हो रही है, तो ये जो इसके जो कॉटन बॉल्स होते थे ना, ये जब वो होते थे, ब्लो होते थे, तो कॉटन में मतलब बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स थी। दैट्स वाई इसको हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कॉटन में कुछ चेंजेस किए जिसको हमने नाम दिया बीटी कॉटन। देखते हैं, द पेस्ट दैट डिस्ट्रॉय द कॉटन बॉल्स। जो पेस्ट होते हैं वो कॉटन बॉल्स जो होते हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देते, खराब कर देते थे। the pests that destroy the cotton balls are cotton ball worms। ये cotton ball worms थे और cotton borer थे। तो ये कॉटन के जो बॉल्स होते थे उसको खराब कर देते थे, उसको मतलब बहुत बेकार कर देते थे। नाउ बीटी कॉटन को क्रिएट किया गया बाय यूजिंग सम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन को यूज करके बीटी कॉटन को बनाया गया। अब ये कौन सा स्ट्रेन था? बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, जिसे शॉर्ट में बीटी भी कहते हैं। ठीक है, तो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस को यूज किया गया बीटी कॉटन को बनाने में। अब ये जो बैक्टीरिया था ये प्रोड्यूस करता था प्रोटीन को जो कि किल कर देता था सर्टेन इंसेक्ट्स को। जैसे जो इंसेक्ट्स उस पे आते थे अटैक करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उन इंसेक्ट्स को ये किल कर देते थे। सो दीज बैक्टीरियम प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपाइटोपैटन्स, जो कि टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म भी कहा जाता है, और कोलियो पैटर्न्स जिसे बीटल्स भी कहते हैं, और डाई पैटर्न्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो इसके पास जो भी आते थे, जो भी ये सब इंसेक्ट्स आते थे, तो उनको ये किल कर देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बायोटेक्नोलॉजी का रोल माना जाता है बीटी कॉटन को बनाने में। ओके चलिए, सो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जो है ये फॉर्म करते हैं प्रोटीन क्रिस्टल्स को, है ना, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। जब उनकी ग्रोथ होती रहती है तो वो, हमने बताया था आपको, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कुछ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस होते हैं ये प्रोटीन क्रिस्टल्स को बनाते हैं जब उनकी ग्रोथ होती रहती है। सो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये कंटेन करते हैं टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को।
ये जो ये रिलीज कर रहे हैं प्रोटीन क्रिस्टल्स, यही प्रोटीन क्रिस्टल्स जो होते हैं इनके पास टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होते हैं। अब ये टॉक्सिक होंगे तो ऑलरेडी इंसेक्ट्स किल हो जाएंगे। सो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स इन बैक्टीरिया। ये जो बीटी टॉक्सिन होता है ये एग्जिस्ट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया में, मतलब उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट दीज इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल्स। देखो कालाकारी तो यहाँ पे की गई कि ये जो ये टॉक्सिन्स हैं प्लांट में जब होता है, बीटी टॉक्सिन जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इनको कंज्यूम करता है तो ये जो इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि अल्कलाइन पीएच की वजह से ये गट में आते हैं। पीएच में जो गट होता है उसमें जो अल्कलाइन होता है, पीएच जो होता है दैट इज अल्कलाइन। अब वहां पे ये जो क्रिस्टल होते हैं ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और सॉल्युबलाइज होने की वजह से उसके गट में आ गए टॉक्सिन्स हैं, सो दे डिस्ट्रॉय। सो द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ द मिड गट। अब ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है ये बाइंड कर लेता है जो सरफेस होता है मिड गट का एपिथेलियल सेल का और क्रिएट करने लगता है पोर्स को जो कॉज करते हैं सेल की स्वेलिंग। सेल में स्वेलिंग होने लगती है एंड लाइसिस लीडिंग टू द डेथ ऑफ इंसेक्ट। इसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल देखें तो बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में था प्लांट में, जैसे ही किसी इंसेक्ट ने इसको कंज्यूम किया तो वहाँ ये एक्टिव फॉर्म में आ गया उसके गट में। अब जब गट में ये पहुँचता है एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये बाइंड करता है मिड गट का जो सरफेस होता है उससे और वहाँ पे ये पोल्स बनाने लगता है। पोल्स बनाने लगता है जिसकी वजह से सेल्स की स्वेलिंग होने लगती है। अब सेल स्वेल होंगे तो बर्स्ट आउट कर जाएंगे और फिर वहाँ पे लाइसिस हो जाती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई सर्टेन कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड बीटी कॉटन। कुछ प्लांट जो होते हैं कॉटन के उसको हम लोग बीटी कॉटन क्यों कहते हैं? तो सिंपली इसका आंसर है क्योंकि इसमें कुछ बैसिलस थ्रियोजेनेसिस के जीन्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। दैट्स इट। Certain cotton plants are called BT cotton because they bear specific BT toxin genes। क्योंकि उनके पास BT toxin जीन होता है जो कि आइसोलेट हमें कहाँ से हुआ है? Bacillus thuringiensis से, और फिर उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है उस कॉटन के प्लांट में, तो उसका नाम बदल गया, उसका नाम हो गया BT cotton, Bacillus thuringiensis cotton। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेनी प्रोटीन्स आर सिक्रीटेड इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। बहुत सारे प्रोटीन सिक्रीट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। दिस इज ऑल्सो ट्रू टू मेनी टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे टॉक्सिक प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ द मैकेनिज्म इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन। अब हमें बताना है कि ये मैकेनिज्म कैसे यूजफुल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सी, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जिसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये सिक्रीट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। नाउ ये एक्टिवेट होते हैं जब ये एक्सपोज होते हैं स्पेसिफिक ट्रिगर से। जैसे मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से लिंकअप होके एक्टिव होती है। जैसे कहें कि अगर लॉक और की अलग अलग कर दे तो उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन एक साथ रहे तो वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो वैसे ही अगर बात करें कि जब ये जो टॉक्सिन्स होते हैं एक्सपोज होते हैं किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ, तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, दे गेट एक्टिवेटेड ओनली व्हेन एक्सपोज टू स्पेसिफिक ट्रिगर्स। अब वो स्पेसिफिक ट्रिगर क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई उसको पर्टिकुलर पीएच मिल गया जिस पे वो एक्टिव हो जाए, या कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल गया। एक बेसिक एग्जांपल है, ईस्ट होता है ना, तो ईस्ट को जब हम लोग ल्यूकवार्म वाटर में डालते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। फिर जब उसे नीडिंग करते हैं, भटूरे की नीडिंग करते हैं या फिर ब्रेड की नीडिंग करते हैं, ब्रेड की, तो वो
एकदम एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और वो अपना काम करने लगता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। तो जब इसको पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर मिलता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। दिस मैकेनिज्म इज एडवांटेजियस टू द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में होता है क्योंकि ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब इसके लिए ये फायदेमंद कैसे होगा? सो एज बैक्टीरिया डज नॉट किल्ड बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द टॉक्सिन, क्योंकि बैक्टीरिया उससे किल नहीं हो सकता। जो बैक्टीरिया उसके टॉक्सिन उसके पास प्रेजेंट है उससे वो कभी भी किल नहीं हो सकता। तो हो सकता है वो किसी और को किल करने के लिए यूज कर ले, या हो सकता है वो कोई और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए किल कर ले। तो अब ये उसके लिए हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए तो फायदेमंद है, जिसको हम लोग कहीं यूज कर लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा बीटी कॉटन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म्स क्राई एंड क्राई। देखो लिखा अलग अलग तरीके से है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सो क्राई जो है ये रेफर करता है प्रोटीन के सिंबल को, और इसका जो फर्स्ट लेटर है ये हमेशा कैपिटल रहेगा। इसकी बात करें तो ये प्रोटीन का सिंबल है और इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। ये रोमन लेटर्स में लिखे हुए हैं। दूसरी जो क्राई लिखी हुई है ये रेफर करता है जीन को, विच इज यूजुअली रिटन इन स्मॉल लेटर्स इन इटैलिक। स्मॉल लेटर्स में होगा और ये इटैलिक फॉर्म में होगा। क्लियर? ये आपका प्रोटीन है और ये आपका जीन है। ये वाली जो क्राई लिखा हुआ है दैट इज जीन। ये रोमन लेटर्स है और ये इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। फाइन। नेक्स्ट है आपका राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन के बारे में हमें बताना है, डिफरेंसेस बताना है। ठीक है, चलिए। इंसुलिन जो होता है ये हार्मोन होता है दैट इज सिक्रीटेड बाय आवर पैनक्रियास। ये हमारे पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, वी ऑल नो दैट। अब ये कंसिस्ट करते हैं 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ये कंटेन करते हैं। ये चेन जो होते हैं चेन्स ए एंड बी, ये लिंकअप होते हैं। किससे लिंकअप होते हैं? दे आर लिंकअप बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू लिंकअप होते हैं एक दूसरे से। नाउ चेन ए जो होता है ये कंटेन करते हैं 21 अमाइनो एसिड्स को। यहाँ पे जो चेन ए और चेन बी है ये कंटेन कर रहे हैं चेन ए 21 अमाइनो एसिड्स को और चेन बी कंटेन करते हैं 30 अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, ये तो बात हुई इंसुलिन की। मैमल्स में इंसुलिन जो होता है ये सिंथेसाइज होता है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है एज अ प्रो हार्मोन। दैट इज इट नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। तो इसका मतलब मैमल्स में इंसुलिन सिंथेसाइज हो रहा है प्रो हार्मोन के फॉर्म में। क्यों? इसको हम लोग यूज कर सके जब ये पहले इसके फुल्ली मैच्योर होने से पहले इसका यूज किया जाना चाहिए। ये जो प्रो हार्मोन होता है ये कंटेन करता है एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। इसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसे हम लोग सी पेप्टाइड कहते हैं ऑफ 33 अमाइनो एसिड। इसे हम लोग कहते हैं प्रो इंसुलिन, दैट इज नोन एज प्रो इंसुलिन। अब जो इंसुलिन दैट लैक जिसके पास ये सी पेप्टाइड नहीं होगा इसे कहते हैं मैच्योर इंसुलिन। सिंपली ये जो इंसुलिन हमारी बॉडी से निकल रहा है इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए एंड चेन बी। ये चेन ए और बी लिंकअप होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। चेन ए कंटेन करता है 21 अमाइनो एसिड को, चेन बी कंटेन करता है 30 अमाइनो एसिड को। मैमल्स में इंसुलिन एक प्रो हार्मोन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। प्रो हार्मोन मतलब इसका फुल्ली मैच्योरेशन नहीं हुआ है, तो आप पूरा मैच्योर होने के पहले ही इसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। इसके साथ एक इसकी खास बात होती है कि ये कंटेन करता है सी पेप्टाइड ऑफ 33 अमाइनो एसिड को, दैट्स व्हाई इसे हम लोग कहते हैं प्रो हार्मोन। अब जिसमें ये नहीं होगा, सी पेप्टाइड नहीं होता है, उसे कहते हैं मैच्योर इंसुलिन। सिंपली ये प्रो इंसुलिन है, ये मैच्योर इंसुलिन है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
how did an American company, Eli Lilly, use the knowledge of rDNA technology to produce human insulin? या फिर how did Eli Lilly synthesis the human insulin? Mention one difference between these insulin and one produced by human pancreas. या फिर क्वेश्चन है हाउ डिड अमेरिकन कंपनी एली लिली प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक. तो ओवरऑल हमें यहाँ एली लिली के बारे में बताना है जिस कंपनी ने इंसुलिन को बनाया था उसमें. ठीक है. सो सी 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिसने प्रिपेयर्ड किया था डीएनए सीक्वेंसेस को करस्पॉन्डिंग ए एंड बी चेन, जैसा कि अभी हम लोगों ने इंसुलिन में देखा. तो इन्होंने प्रिपेयर्ड किया था डीएनए सीक्वेंस को करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन और फिर इसको इंट्रोड्यूस किया था प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई में. ठीक है. तो जब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई में तो इसने प्रोड्यूस किया इंसुलिन के चेन्स बनाने लगे. नाउ ये जो चेन्स थे ये सेपरेटली प्रोड्यूस होने लगे, चेन ए और चेन बी सेपरेटली. फिर इसके बाद एक्सट्रैक्ट किया गया, कंबाइन किया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन कॉल्ड ह्यूम्यूलिन. इसे हम लोग कहते हैं ह्यूम्यूलिन. देखो चेन ए और चेन बी का फॉर्मेशन हुआ. इसमें जो एली लिली कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इसने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन बनाया था. तो इन्होंने प्रिपेयर किया था डीएनए सीक्वेंसेस को ए और बी चेन्स जो है इसमें ह्यूमन इंसुलिन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. इसको ह्यूमन इंसुलिन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई में. अब ये प्रोड्यूस करने लगे इंसुलिन के चेन्स को. ये जो चेन्स थे ये सेपरेटली प्रोड्यूस होने लगे, एक्सट्रैक्ट किया गया, कंबाइन किया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और फिर ये फॉर्म हुए ह्यूम्यूलिन जिसे हम लोग ह्यूमन इंसुलिन भी कहते हैं. ये जो इंसुलिन था दैट इज ह्यूमन इंसुलिन जो होता है ये नॉर्मल पेनक्रियास से सिंथेसिस होती है और ये कंटेन करते हैं सी पेप्टाइड को. अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन में देखा, अब ये रिमूव हो जाते हैं जब ये मैच्योर होते हैं. जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं तो उनमें से ये सी पेप्टाइड जो होते हैं वो रिमूव होने लगते हैं. बट जो इंसुलिन की सिंथेसिस की गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके इसके पास था ही नहीं सी पेप्टाइड, इसके पास सी पेप्टाइड था ही नहीं और ये मैच्योर फॉर्म में ही हमें मिली. ठीक है. एंड वाज प्रिपेयर्ड इन द मैच्योर फॉर्म. जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था जिसमें सी पेप्टाइड नहीं होगा तो वो मैच्योर फॉर्म में होगा. तो ये वाली जो इंसुलिन कंपनी ने बनाई थी इसमें वो सी पेप्टाइड बॉन्ड था ही नहीं तो उसकी वजह से ये मैच्योर इंसुलिन हुई. फाइन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसुलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड काउ एंड पिग्स. हमें बताना है डिसएडवांटेज जो इंसुलिन एनिमल से मिलता है, स्लॉटर्ड काउ से और पिग से. इसका आंसर बताना है. सी जो एक तो खास बात कहें इंसुलिन की तो ये मैमल्स में बनता है ना, लेकिन अब ह्यूमंस अपने फायदे के लिए एनिमल्स के भी इंसुलिन को यूज करते हैं तो उनकी स्लॉटरिंग कर दी जाती है. जैसे पिग्स होते हैं, काउस होते हैं तो इनकी स्लॉटरिंग कर दी जाती है. अब हार्मोन किसी की भी बॉडी में एक स्मॉल क्वांटिटी में बनता है तो स्मॉल क्वांटिटी में बनने की वजह से इतने ज़्यादा अमाउंट में स्लॉटरिंग करना दैट इज़ नॉट वेरी बहुत हेल्पफुल नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है. ठीक है. सी इंसुलिन बीइंग अ हार्मोन इज प्रोड्यूस इन वेरी लिटिल अमाउंट इन द बॉडी, बहुत कम अमाउंट में बनता है. सिंस लार्ज नंबर ऑफ एनिमल नीड टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, बहुत सारे एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जा रहा है थोड़े क्वांटिटी में इंसुलिन को पाने के लिए. नाउ दिस मेक द कॉस्ट ऑफ इंसुलिन वेरी हाई. अब इसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी है ना. जब किसी बड़े चीज़ से थोड़ा सा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो सोचो इतना बड़ा काऊ, इतना बड़ा पेग को स्लॉटर किया जाएगा थोड़े से इंसुलिन के लिए तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी. सो डिमांड बीइंग मेनी फोल्ड हायर देन सप्लाई, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होने लगी. मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई फुलफिल नहीं हो पा रही है. तो स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल इज़ नॉट एथिकल, ये एथिकल भी नहीं है कि हम लोग किसी एनिमल को स्लॉटर करें है ना. दूसरी चीज, देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन अगेंस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेट
इंसुलिन विच इज डिराइव फ्रॉम एनिमल्स। हमारी बॉडी के इंसुलिन में और एनिमल्स की बॉडी के इंसुलिन में कुछ तो डिफरेंसेस होगा, तो वहाँ पे भी हो सकता है कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं, जो पोटेंशियल इम्यून रिस्पॉन्स होता है ह्यूमन का वो थोड़ा डिफरेंस शो करने लगता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। Now, there is possibility of slaughtered animal being infested with some infectious microorganism which may contaminate insulin. अब ये भी तो हो सकता है कि जिस एनिमल से निकाला गया है उस एनिमल में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन हो, उसको कोई डिजीज हो, तो ओवरऑल जो इंसुलिन उसकी बॉडी में बन रही है वो भी कंटामिनेटेड होगी और वो जब ह्यूमंस यूज करेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं इंसुलिन अगर स्लॉटेड करके पिग या काउ या किसी और एनिमल से निकाला जाए उसके लिए। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो how this technology has been used in preparing genetically engineered human insulin। हमें बताना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है मेडिसिन के फील्ड में, तो विद एक फ्लो चार्ट बना के बताना है कि ये टेक्नोलॉजी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन कैसे फॉर्म करती है। सी अमेरिकन कंपनी एली लिली उसी ने बनाया था, प्रोड्यूस इंसुलिन वाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन 1983। इंसुलिन का प्रोडक्शन जो था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सी DNA sequence corresponding to the two polypeptide that is A and B chain of insulin are synthesized in vitro। जो DNA सीक्वेंस थे करस्पॉन्डिंग दो पॉलीपेप्टाइड चेन A और B के, ये सिंथेसाइज किए गए इन विट्रो में, मतलब लैब की कंडीशन में। दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड ऑफ DNA ऑफ ई कोलाई। उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया प्लाज्मिड DNA, ई कोलाई का जो प्लाज्मिड DNA था उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनेंगी, है ना, बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा, नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया को हमें एक सुटेबल कंडीशन देना पड़ेगा तभी तो वो ग्रो अप करेगा। सो द बैक्टीरियम इज क्लोन्ड अंडर सुटेबल कंडीशन, एक सुटेबल कंडीशन में उसकी क्लोनिंग होने लगती है। नाउ the transgene is expressed in the form of polypeptide that is A and B chain secreted into the medium। अब ट्रांसजेनिक जो ये ट्रांसजीन होते हैं ये एक्सप्रेस्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में ये ट्रांसजीन्स एक्सप्रेस होने लगते हैं जो कि ए और बी चेन होता है, यही इसके ट्रांसजीन है और ये सिक्रीट होने लगते हैं मीडियम में, जिस मीडियम में इस इकोलाई को ग्रो करवाया जा रहा था उसी मीडियम में ये सिक्रीट करने लगते हैं। नाउ उसके बाद क्या होगा, एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है, कंबाइन कर लिया जाता है, क्रिएटिंग डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर ह्यूमन इंसुलिन। ओवरऑल ये प्रोसेस है इंसुलिन के बनाने का लैब में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बतानी है कि ये कैसे बनती है। सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगा एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स का पैथोजन में, बैक्टीरिया और यीस्ट में, ठीक है। नाउ वैक्सीन जो होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं यूजिंग द अप्रोच ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हिंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन का बहुत लार्ज स्केल पे यूज है ना। अब जैसे आप कोविड की वैक्सीन देख लीजिए तो कितने लार्ज स्केल पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। एक कोई भी छोटा वैक्सीन होता है, छोटे बच्चे को लगाया जाता है, तो जितने बच्चे होंगे सबको वो लगाना पड़ेगा, अब उसके लिए लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ग्रेट अवेलेबिलिटी उसकी इम्यूनाइजेशन के लिए, दैट इज वैक्सीनेशन, तो उसके लिए सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है ये ईस्ट से मिलता है। जो ईस्ट होता है उससे हमें ये। व्हाट इज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, हमें ये बताना है। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है स्टेम सेल। सी
जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो स्टेम सेल्स वैसे वैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ना। तो अब डेवलपमेंट के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा तो हमें भी उसी स्पीड से भागना होगा जिस स्पीड से ये साइंस भाग रही है और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी भाग रहे हैं। ओके, सो सी इट इज नोन टू बी द मोस्ट रैपिडली डेवलपिंग फील्ड, बहुत ही रैपिडली डेवलपिंग फील्ड है ये, दैट कंबाइन द एफर्ट ऑफ cell biologists and genetics for the treatment of a variety of malignant and non-malignant disease by using stem cells. Stem cell की हेल्प से ना हम लोग बहुत सारे डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, जो मैलिग्नेंट हो, जो नॉन मैलिग्नेंट हो, इन सब कई सारे डिजीजेस को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन स्टेम सेल्स के फॉर्मेशन में दो मतलब पार्टीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, दैट इज एक बायोलॉजिस्ट की पार्टी है, सेल बायोलॉजिस्ट की, और दूसरा जेनेटिक्स की, जो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं उनकी। तो इन दोनों लोग की ही हेल्प से वैरायटी के जो डिजीज हैं, मैलिग्नेंट है, नॉन मैलिग्नेंट डिजीज है, इन सबको ट्रीट किया जा सकता है। कैसे, यही देखना है। स्टेम सेल जो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल। ये क्या हुआ स्टेम सेल्स? ये अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ रहता है। फिर क्या होता है इसमें? डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होने के बाद ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और डिवाइड होने लगते हैं ताकि बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्टेम सेल्स को ये बना सके। ठीक है ना। ये सेल्स जो होते हैं ये फाउंड होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर में नहीं मिलते, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये मिलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और दूसरे होते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो होते हैं जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे जो स्टेम सेल्स होते हैं दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और अडल्ट स्टेम सेल जो होते हैं ये हमारी बॉडी में होते हैं। सो embryonic stem cell which are isolated from the inner cell mass of the blastocyst। जब blastocyst की फेज होती है तो वहाँ से इसको आइसोलेट किया जा सकता है, जो embryonic stem cells होते हैं। एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होता है उसी समय इसका आइसोलेशन होता है। बाकी अडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं ये एग्जिस्ट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ये बॉडी में मिलते हैं एंड दे आर फाउंड इनसाइड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सच एज ब्रेन। और ये क्या फॉर्म करते हैं? अलग अलग टाइप के टिश्यू, जैसे कि ब्रेन के टिश्यू हैं और अदर टिश्यूज हैं, तो उन सब टिश्यूज को ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए। द पोटेंशियल एप्लीकेशन जो है स्टेम सेल का इंक्लूड ऑर्गन टिश्यू रीजनरेशन। जैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का डैमेज हो गया है तो उसको ये रीजनरेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स जो होते हैं ये डिवीजन होता रहता है, उसके बाद कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ये बना सकते हैं, टिश्यू बना सकते हैं। तो यहाँ भी जो पोटेंशियल एप्लीकेशन है स्टेम सेल का, इसमें पर्टिकुलर कोई ऑर्गन को बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू रीजनरेशन, bone marrow transplantation, brain disease treatment and cell deficiency therapy, cardiovascular disease treatment, blood disease treatment। सोचो इतने सब जगह पे इसका यूज हो सकता है। जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ग्रो करवाना हो वहाँ पे, टिश्यू को रीजनरेट करवाना हो वहाँ पे, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करवाना हो वहाँ पे, ब्रेन डिजीज का किसी ट्रीटमेंट करना हो वहाँ पे, सेल डिफिशियंसी थेरेपी जो होती है जिसमें सेल कम बनते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, उसके बाद ब्लड डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। तो सोचो इतने सारे जगहों पे ये स्टेम सेल्स इतना अच्छा रोल प्ले कर सकता है और हमें इन सब बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। What is gene therapy? Name the first clinical case in which it was used। जीन थेरेपी के बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, What is gene therapy? Illustrate using the example of adenosine deaminase deficiency, जिसे ADA भी कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आपकी NCERT में भी दिया हुआ है और ये आपकी अरिहंत की इस बुक में भी दिया हुआ है और हम बता दे रहे हैं आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा।
सो जस्ट अ मिनट. हाँ, ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 70 पे, क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज जीन थेरेपी, यही क्वेश्चन. ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं. जीन थेरेपी क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल है ना ये. जीन थेरेपी जो होती है इसमें कलेक्शन होता है मेथड्स विच अलाउ द करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो. जैसे कोई छोटा बच्चा है या एम्ब्रियो है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है तभी कोई जेनेटिकल डिजीज पता लग गई है कि ये है. ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि उसकी जीन थेरेपी कर दी जाएगी. मतलब जिस जीन्स की वजह से वो हो रहा है उसको हो सकता है हटा दिया जाए या उसकी जगह पे ऑल्टरेशन कर दिया जाए, कुछ किया जाता है. दैट इज नोन एज जीन थेरेपी. ठीक है, द फर्स्ट क्लिनिकल केस इन विच जीन थेरेपी को यूज किया गया था दैट इज इन 1990 ऑन अ 4-year-old गर्ल विथ एडीए डिफिशियंसी. पहला क्लिनिकल केस था 1990 में जहां 4 साल की बच्ची पे ये अप्लाई किया गया था. उसको एडीए की डिफिशियंसी से बचाया गया था. ठीक है, तो ये जीन थेरेपी का कमाल है. चलिए, अब ये हुआ कैसे? एडीए जो होता है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. तो ये जो एडीए होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जो अकर होता है ड्यू टू डिफेक्टिव एडीए एंजाइम. जो एडीए एंजाइम होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है उसकी वजह से, और ये कॉज करते हैं सेवेयर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी को. इम्यूनोडिफिशियंसी, कई सारी इम्यूनोडिफिशियंसी कंबाइंड होती हैं और वो उसको प्रॉब्लम करते हैं. सो इट कैन बी क्योर्ड बाय, ये क्योर कैसे हो सकता है? बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. या तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दी जाए तो उससे ये क्योर हो सकता है. फॉर दिस प्रोसेस एक इंजीनियर रेट्रोवायरस an engineered retrovirus having a functional ADA gene is made use for transferring functional ADA gene into the patient stem cell, and our modified cells with good ADA gene are then reintroduced into the patient body. देखिए यहाँ पे क्या किया गया था इस प्रोसेस के लिए. इंजीनियर्ड रेट्रोवायरस जिसमें एक फंक्शनल एडीए जीन है, यहाँ पे तो इनका जो एडीए जीन है वो डिफेक्टिव है ना. तो एडीए एंजाइम जो है वो डिफेक्टिव है, तो एडीए जीन को ट्रांसफर कर दिया गया. जो फंक्शनल एडीए जीन था उसको ट्रांसफर कर दिया गया पेशेंट की बॉडी में, और उसमें फिर मॉडिफाइड सेल्स में जो ग्रोथ थी गुड एडीए की वो ग्रो करने लगे विद द हेल्प ऑफ जो इंट्रोड्यूस किया गया था एडीए जीन उसकी हेल्प से. तो अब जब नया एडीए जीन्स का फॉर्मेशन होने लगेगा तो ये डिफेक्टिव एडीए एंजाइम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाएंगे और पेशेंट फिर ठीक हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन थेरेपी एक attempt है to correct a genetic defect by providing a normal gene into the individual. ठीक है, by these normal function can be restored. जीन थेरेपी की वजह से एक जेनेटिक डिफेक्ट को सॉल्व किया जा सकता है और कोई पर्सन नॉर्मल हो सकता है. नाउ नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर किया जा सकता है. इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है जो कि प्रोवाइड करता है, मतलब कुछ वैसे ही प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स को प्रोवाइड करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, विच वुड ऑल्सो रिस्टोर द फंक्शन. ये भी वही फंक्शन को रिस्टोर कर देते हैं. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इन योर ओपिनियन इज बेटर ऑप्शन, गिव रीजन फॉर योर आंसर. आपके हिसाब से कौन सा बेटर ऑप्शन है और आपको उसका रीजन भी बताना है. सो देखिए, जीन थेरेपी जो है दैट इज अ बेटर ऑप्शन. क्यों बेटर ऑप्शन है? बिकॉज इसके पास पोटेंशियल है कि पेशेंट जो है वो कंप्लीटली क्योर हो जाए, है ना. पर्टिकुलर जीन की जब थेरेपी कर दी जाती है तो कोई भी इंडिविजुअल वो क्योर हो जाता है. इट इज बिकॉज करेक्ट जीन वंस इंट्रोड्यूस इन द पेशेंट कैन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द करेक्ट प्रोटीन एंजाइम. सिंपल सी चीज़ है, जब करेक्ट जीन बॉडी में डाल दिया जाएगा तो वो करेक्ट प्रोटीन एंजाइम को बनाने लगेंगे.
लेकिन अगर सिर्फ एंजाइम थेरेपी किया जाए तो वो एक पर्टिकुलर एंजाइम को ही फॉर्म करेंगे. सो enzyme therapy does not offer permanent cure as it need to give to the patient on regular basis. दूसरी चीज ये है कि एंजाइम थेरेपी बार बार पेशेंट को देनी पड़ती है, क्योंकि एंजाइम्स बनते हैं यूज हो जाते हैं, बनते हैं यूज हो जाते हैं. तो अब कोई चीज यूज हो जा रही है तो फिर उसको बार बार करना पड़ेगा हमें. तो इससे बेटर है कि हम लोग जीन थेरेपी ही करवा लें. वैसे भी एंजाइम थेरेपी जो होती है ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू जीन थेरेपी, क्योंकि बार बार डॉक्टर के पास जाना, बार बार कंसल्ट करना, बार बार एंजाइम्स को लेना, प्रॉब्लम होगी, है ना. तो इससे अच्छा है कि एक ही बार करवा ले भाई, जीन थेरेपी ही करवा लेते. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज मोर गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 girls A and B aged 4 and 5 years respectively visited a hospital with a similar genetic disorder. 2 गर्ल्स हैं A और B, उनकी एज है करीबन A and 5 और इनको सिमिलर जेनेटिक डिसऑर्डर है. The girl A was provided enzyme replacement therapy and was advised to revisit periodically for further treatment. जो गर्ल ए है उसको एंजाइम थेरेपी दी गई और उनको बोला गया कि ये फर्दर ट्रीटमेंट के लिए इनको आना पड़ेगा. द गर्ल बी हाउएवर गिवन अ थेरेपी दैट डिड नॉट रिक्वायर रिविजिट फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट. गर्ल बी को भी कोई थेरेपी दी गई लेकिन उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए नहीं बुलाया गया. नेम द एलिमेंट दैट 2 गर्ल्स वेयर सफरिंग फ्रॉम. हमें वो एलिमेंट बताना है जिससे ये दोनों गर्ल्स सफर कर रही थी. वाई डिड द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू गर्ल ए रिक्वायर रिपीटेड विजिट. बार बार ये जो गर्ल ए है इनको बुलाया क्यों जा रहा है. और हाउ वॉज द गर्ल बी क्योर्ड परमानेंटली. चलिए इसका आंसर तो वैसे पता ही होगा सबको. सो जो दोनों गर्ल हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम ADA डिफिशियंसी, जिसे हम लोग कहते हैं एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी. ये क्यों होता है? ड्यू टू द प्रोबेबल डिलीशन ऑफ जीन दैट कोड ABA प्रोडक्शन. जो ADA का प्रोडक्शन करता है जीन वो ही डिलीट हो जाता है. नाउ गर्ल ए को ट्रीट किया गया विद द इंजेक्शन ऑफ फंक्शनल ADA और बोन मैरो ट्रांसप्लांट. जो गर्ल ए है इनको ट्रीट किया गया था कुछ इंजेक्शन से, फंक्शनल ADA से, जो उनके बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दिया गया या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया. दीज टेक्निक आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव. ये जो टेक्निक है ये कम्प्लीटली क्योर नहीं करती है, as these lymphocytes are not immortal and require repeated therapy. क्यों? क्योंकि इनके जो लिम्फोसाइट्स है ना ये इमोर्टल नहीं है और फिर इनको बार बार थेरेपी के लिए बुलाया गया. तो ये गर्ल ए की बात हुई. गर्ल ए को ट्रीट किया गया सिंपली जीन थेरेपी से, जिसमें जीन को आइसोलेट किया गया फ्रॉम मैरो सेल्स. मैरो सेल से उसको आइसोलेट किया गया जो ADA का प्रोडक्शन कर रहे थे और फिर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर द पॉसिबल परमानेंट क्योर. परमानेंट क्योर के लिए फिर उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट कर लिया गया. हेंस शी डिड नॉट रिक्वायर रिविजिट फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट. उसके बाद उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए नहीं बुलाया गया. ठीक है, तो ये बात थी. ओके, explain alpha lactalbumin. Where is it produced in human body? lactalbumin कहाँ प्रोड्यूस होता है भाई? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो होता है ये ह्यूमन मिल्क प्रोटीन में होता है, जो कि हेल्प करता है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज इन द बॉडी. बॉडी में जो लैक्टोज का प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए जो ह्यूमन मिल्क होता है उनमें ये होते हैं. ओके, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है, डिस्क्राइब हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन प्रोड्यूसिंग मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मिल्क. बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करते हैं मोर न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड मिल्क को फॉर्म करने में, हमें ये बताना है. सो बायोटेक्नोलॉजी लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक काउ. ट्रांसजेनिक काउ है जिसकी वजह से
मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब ट्रांसजेनिक काऊ बने, ट्रांसजेनिक काऊ में जो मिल्क का प्रोडक्शन था वो ज़्यादा होने लगा, उस वजह से ये ज़्यादा हेल्पफुल है। सी, बायोटेक्नोलॉजी लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक काऊ। रोजी जो ट्रांसजेनिक काऊ का बनी थी, दैट इज नेम एज रोजी, ये प्रोड्यूस करने लगी अराउंड 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। इनके मिल्क में क्या था, रोजी जो ट्रांसजेनिक काऊ थी, इन्होंने मिल्क प्रोड्यूस करने लगे 2.4 ग्राम पर लीटर, जिसमें ह्यूमन प्रोटीन था। वो मिल्क ह्यूमन प्रोटीन था, उसमें इनरिच था। ये मिल्क कंटेन कर रहे थे ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन को, जो अभी लैक्ट एल्ब्यूमिन ह्यूमन मिल्क में होता है, वो ये मिल्क फॉर्म करने लगे, इनके मिल्क में उसका कंसंट्रेशन था। एंड वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस देन अ नेचुरल काउ मिल्क, और एक नेचुरल काउ मिल्क से ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन देखने को मिला। तो इसलिए ये जो रोजी है ट्रांसजेनिक काउ, ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनी और ये मिल्क प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये जो लैक्टा एल्ब्यूमिन है ये सिर्फ ह्यूमन मिल्क में ही होता है, अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। तो अब ये सोचो किसी काऊ से मिलने लगा तो ये बहुत बेनिफिशियल हो गया ना, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मदर मिल्क नहीं मिल पाता है, या तो मदर की डेथ हो जाती है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से मदर उनको फीड नहीं करा पाती है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा हेल्पफुल है ना। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। Highlight 5 areas where biotechnology has influenced our life. ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, 5 एरिया हमें बताने हैं। सबसे पहले ट्रांसजेनिक आपके एनिमल्स हो गए, जैसे काऊ हो गई, रोजी, आपके GMOs हो गए, ये हो गए कुछ चीज़ें। ओके, सी, उसके बाद आपकी जीन थेरेपी हो गई, है ना। ये प्रोवाइड करते हैं GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑफ बेटर क्वालिटी, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। क्वालिटी भी हमें मिलने लगी, न्यूट्रिशन भी हमें अच्छा मिलने लगा, ये जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनसे। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो इट हैज़ मेड बेटर एंड सेफर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स अवेलेबल टू ह्यूमंस। बढ़िया और एक सेफ ऑप्शन जो वैक्सीन्स के साथ अगर हम लोग करते हैं तो ये उसके लिए एक बहुत बढ़िया और सेफ ऑप्शन है वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में। उसके बाद ये हेल्प करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट कैन प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन, वही रोजी का एग्जाम्पल। तो ये हेल्प करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने में जो कि ह्यूमन प्रोटीन्स को फॉर्म कर सकते हैं, है ना। या फिर जैसे इंसुलिन वाला एग्जाम्पल था वो भी है। It has enabled to cure the genetic disease using gene therapy. जीन थेरेपी की हेल्प से बहुत सारे डिजीज को भी क्योर किया जा सकता है इसमें। उसके बाद environment pollution has been taken care with the help of genetically engineered microbes. जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स होते हैं, तो उनकी हेल्प से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी ध्यान में रखा जा सकता है। अभी बहुत सारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं लैब में, जिसकी हेल्प से इन्वायरमेंट के जो पोल्यूशंस हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। या बहुत सारी चीज़ें जैसे बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में इनको यूज़ किया जा सकता है, तो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को और इजी बना दी है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक बैरियर आर नॉट रिस्पेक्टेड, हाउ कैन दीज बी डेंजरस इन लॉन्ग रन। ठीक है, कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने में जेनेटिक्स बैरियर जो है ये रिस्पेक्टेड नहीं है, और ये कैसे डेंजरस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म। बढ़िया क्वेश्चन है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट दे देते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे इकोसिस्टम में है ये कैसा भी प्रोडक्ट दे दे। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म बनाया गया जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑर्गेनिज्म जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमें रिजल्ट ना दे बल्कि कुछ ऑपोजिट करने लगे। जैसे कई सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी जिसमें जीन्स का चेंज कर दिया जाता है तो वो कुछ एक भयंकर खूंखार ही बन जाता है। तो अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए तो अच्छे हैं नहीं, कि पूरे इकोसिस्टम के लिए अच्छे नहीं है,
तो वो तो हमने बनाया और वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगा, वो हमारा और ख़त्म ही करने लगा, ह्यूमंस को मारने लगा, एनिमल्स को मारने लगा, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। Because the real effect of gene manipulation are visible only when such organism react with other component and organism of ecosystem. Real effect कब देखने को मिलेगा? मान लो लैब में बना दिया गया है तो उसका रियल इफेक्ट तो हमें तभी देखने को मिलेगा ना जब वो हमसे कांटेक्ट करेगा या किसी पर्टिकुलर थिंग से कांटेक्ट करेगा, वरना लैब में तो पता नहीं चल पाएगा कि अगर हमने उसके जीन्स में चेंजेस कर दिए हैं या कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दिया है तो वो क्या बन के आ गया और वो किस चीज़ से क्या रिएक्ट करे, मतलब कैसा शो करे। हो सकता है वो बहुत अच्छा रिएक्ट करे, हो सकता है वो बहुत गलत तरीके से भी रिएक्ट करे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पे काम नहीं होता, प्लांट्स पे ज़्यादा काम होता है, ठीक है। चलिए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, एडवांटेजेस की बात करें तो पहली चीज़ तो इनमें टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, जो जैसे कोल्ड है, ड्रॉट है, सॉल्ट कंडीशन है, पीएच है, टेम्परेचर है, इन सब से। सो सी मोर टॉलरेंस ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट, इनसे इनकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। दूसरी चीज, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप पे मिलने लगे तो हम पेस्टिसाइड्स को यूज ही क्यों करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड्स का हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड increased efficiency of mineral uses prevents early exhaustion of fertility of soil. Efficiency, जो मिनरल की efficiency थी वो हमें ज़्यादा मिलने लगी क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी से वो ज़्यादा यूज़ हो जाता है। जैसे सॉइल जो होते हैं वो फर्टिलिटी होते हैं, है ना, फर्टाइल होते हैं। अब इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। अब कई बार प्लांट्स लगाए जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट को यूज़ कर लेते हैं। उसके साथ साथ अगर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाए तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती रहती है। तो ये हमें उससे प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है कि सॉइल की फर्टिलिटी लॉस नहीं होती है, ठीक है, एग्जॉस्ट नहीं होती। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ट्रांसजेनिक जीन जो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, ये इंडेंजर होते हैं नेटिव स्पीशीज के लिए। जैसे जो नेटिव स्पीशीज है, जो रियल स्पीशीज है, उसके लिए तो इंडेंजर्ड हो गया ना, अब वो तो हमें रियल वाला कहीं मिलेगा नहीं, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो गया। दे कॉज डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होने की वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट में ये डैमेज कॉज कर सकता है। ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के, अब हमने दो को मिला के एक कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी हमारी रिड्यूस हो गई। ओके, सो दे मे ऑल्सो कॉज ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू ऑल्टर्ड जीन एंड ट्रांसफर्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसमें ऑल्टर्ड जीन्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फूड वो हम लोग कंज्यूम करेंगे तो वो भी हमारी बॉडी में चल जाएगा। अब हमारी बॉडी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, हो जाए, तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल हाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कैन रिड्यूस यूजेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सो सी, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं ये रिड्यूस कर देते हैं यूजेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पेस्ट रेजिस्टेंट, प्लांट में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें तो बहुत सारे नेमेटोड्स हैं दैट पैरासिटिक, वो पैरासिटिक होते हैं और उनके पास वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे इसमें आते हैं। जैसे एक नेमेटोड है मेलिडोगाइन इकोग्निटा, ये इन्फेक्ट करते हैं रूट ऑफ टोबैको प्लांट को और कॉज करते हैं ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। अब कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये नेमेटोड है मेलिडोगाइन इकोग्निटा है, ये क्या करता है, टोबैको प्लांट के रूट पे अटैक करता है। अब वहाँ अटैक करने से जो टोबैको प्लांट की जो यील्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है।
A novel strategy was adopted to prevent these infestation, which based on the process of RNA interference. एक novel strategy को introduce किया गया जिसमें इस infestation से, इस problem से हम लोग को solution मिल गया जो किस पे based था? RNA interference पे based था. See, using agrobacterium vector, यहाँ पे agrobacterium vector को use किया गया स्पेसिफिक जीन को जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया उस होस्ट प्लांट में. एक एग्रोबैक्टीरियम है उसके वेक्टर को यूज किया गया और इसके जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया होस्ट प्लांट में. नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल. दोनों टाइप के आरएनए ये बनाने लगे, जो सेंस और एंटीसेंस दोनों टाइप के आरएनए ये होस्ट सेल्स में बनाने लगे, मतलब जिस सेल में इसको ट्रांसफर किया गया था. अब ये जो आरएनए थे बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म्ड अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनएआई एंड thus silenced the specific mRNA of the nematode. देखो ये जो दोनों आरएनए बने ये आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे के. अब ये फॉर्म करने लगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म करने से ये इनिशिएट करने लगे आरएनएआई को. अब इसकी वजह से जो स्पेसिफिक एमआरएनए था वो साइलेंस हो गया, स्लो डाउन हो गया ऑफ द निमेटोड. अब इस कंसिक्वेंसेस में जो पैरासाइट थे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे ट्रांसजेनिक होस्ट में, और जो ट्रांसजेनिक प्लांट था उसमें ये सरवाइव नहीं कर पा रहे थे. जो उस पर अटैक कर दे रहे थे, उसके रूट्स खराब कर दे रहे थे, तो जब उसके आरएनए में चेंजेस कर दिया गया तो वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एमआरएनए था वो साइलेंस्ड हो गया था, उसका काम कम हो गया था. तो जो नया आरएनए थे वो इनिशिएट होने लगे, है ना. तो ये इनिशिएशन की वजह से हमारा प्लांट जो था टोबैको वाला वो प्रोटेक्ट हो गया. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कैन एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप्स. जैसे कि गोल्डन राइस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें विटामिन ई का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है. सी फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस डेवलप एट स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशनल मॉडिफाइड क्रॉप. इसमें विटामिन ए जो बीटा कैरोटीन है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें रिच है. द राइस ग्रेन आर गोल्डन येलो इन कलर. ये जो राइस ग्रेन है अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा गोल्डन येलो कलर का है, इसमें बीटा कैरोटीन है, और ये बीटा कैरोटीन जीन जो है फ्रॉम डैफोडिल प्लांट एंड ऑल्सो फ्रॉम सम बैक्टीरिया. ये बीटा कैरोटीन जीन हमें मिला कहाँ से? तो ये बीटा कैरोटीन जीन डैफोडिल प्लांट से और कुछ बैक्टीरिया से मिला. उसके बाद इसको राइस प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया और फिर वो जो राइस प्लांट था उसमें बीटा कैरोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, कलर चेंज हो गया और हमें एक रिच विटामिन ए न्यूट्रिएंट का राइस मिल गया. सो गोल्डन राइस कैन प्रिवेंट, ये क्या प्रिवेंट करता है? चाइल्ड ब्लाइंडनेस को. जो ब्लाइंडनेस होती है दैट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, और विटामिन ए का जब हम लोग न्यूट्रिएंट फुलफिल कर दे रहे हैं तो ये डिफिशियंसी कॉज ही नहीं होगी. ठीक है. सो इसका ये आंसर है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. व्हाट इज मीन बाय द टर्म बायोपेस्टिसाइड? बायोपेस्टिसाइड का क्या मतलब है? नेम एंड एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ पॉपुलर बायोपेस्टिसाइड. हमें पॉपुलर बायोपेस्टिसाइड का नेम और उसका एक्शन बताना है. ओके. बायोपेस्टिसाइड जो है देखो ये एक सर्टेन पेस्टिसाइड ही है, लेकिन ये एक बायोपेस्टिसाइड है जो हमें नेचुरल मटेरियल के थ्रू मिला है. ओके. बायो जहाँ पे लग गया दैट इज मीन नेचुरल लिविंग बीइंग. सो सी biopesticide are certain type of pesticide which are derived from natural material like plants, animals and microbes. ये किसी plant से, animal से या microbe से ही मिलता है. A popular biopesticide जिसका नाम है Bacillus thuringiensis BT toxin is used to prevent various plants from variety of pests and insects. बहुत सारे प्लांट में जैसे BT कॉटन में हम लोग यूज करते हैं तो Bacillus thuringiensis एक ये है आपका बायोपेस्टिसाइड है और इसको कई सारे प्लांट्स में यूज़ किया जाता है. जैसे आपका एक बीटी कॉटन है तो वहाँ पे ये इंसेक्ट्स को, पेस्ट को किल कर देता है. अभी हम लोगों ने जो मैकेनिज्म देखा उसमें था ये. प्लांट इंट्रोड्यूस विथ बीटी टॉक्सिन इंक्लूड बीटी कॉटन, बीटी सोयाबीन, बीटी राइस.
बीटी कॉटन है, बीटी सोयाबीन है, बीटी राइस है, ये इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। इसमें बैसिलस थ्रियोजेनेसिस के टॉक्सिन को इनकॉर्पोरेट किया गया। ओके, चलिए, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस क्या है? बैक्टीरिया है दैट गिव बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। ये क्या करता है? बीटी टॉक्सिन प्रोटीन को देता है। ये फॉर्म करते हैं प्रोटीन क्रिस्टल्स को ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज इन देयर ग्रोथ। एक पर्टिकुलर प्रोटीन क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है तब। नाउ ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये कंटेन करते हैं टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को जो किल करता है। अब कैसे? दैट डज नॉट हार्म द बैक्टीरिया एज इट इज इनएक्टिवेटेड। जब ये बैक्टीरिया में होता है तो ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही किसी इंसेक्ट या पेस्ट के अंदर जाता है तो उसके गट में अटैच हो जाता है और फिर वहां पे सेल लाइसिस हो जाती है और इंसेक्ट डेड कर जाता है। So, the protein get activated once it is ingested by the insect due to its solubility in the alkaline pH of the gut of the insect. जो गट होता है वहाँ पे alkaline pH होता है तो वहाँ पे ये चले जाते हैं और फिर वहाँ पे ये solubilize हो जाते हैं। उसके बाद जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होते हैं ये बाइंड कर लेते हैं मिड गट एपिथेलियल सेल से, है ना, और फिर वहाँ पे पोर्स बनाने लगते हैं जो कि कॉज कर देते हैं सेल स्वेलिंग को और लाइसिस को, दैट लीड्स टू द इंसेक्ट डेथ। क्लियर? ओवरऑल इसका मतलब ये फॉर्मूला है कि जो बीटी टॉक्सिन होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में प्लांट में है। जैसे ही ये इंसेक्ट के अंदर गए तो वहां पे इनके गट में अल्कलाइन पीएच होता है तो वहां ये क्रिस्टल्स जो होते हैं प्रोटीन क्रिस्टल्स वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। अब सॉल्युबलाइज होने के बाद ये अटैच हो जाते हैं उसके मिड गट से और वहां पे ये पोल्स बनाने लगते हैं। मिड गट जो होता है एपिथेलियल सेल का, वहां पे ये अटैच हो जाते हैं और वहां पे ये पोल्स बनाने लगते हैं जिसकी वजह से सेल की स्वेलिंग हो गई, स्वेल कर गया, लाइसिस हो गई और इंसेक्ट डेड कर गया। ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंसेक्ट दैट अटैक कॉटन क्रॉप्स एंड कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप। हाउ हैज बीटी कॉटन प्लांट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड सेव द क्रॉप? एक्सप्लेन। नेक्स्ट है, राइट द होल जीन क्राई IAB। पहले ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो अटैक करता है कॉटन क्रॉप पे और कॉज करता है डैमेज, क्रॉप को डैमेज कर देता है। बीटी कॉटन प्लांट इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम हुआ और उसने खुद को बचाया। राइट द रोल ऑफ जीन क्राई IAB। इसका ये जो जीन क्राई IAB है इसका हमें रोल बताना है। सो सिंपल सी चीज है, इंसेक्ट जो था अटैक कॉटन इज बॉल वॉर्म्स। जो बॉल वॉर्म्स होते हैं ये अटैक करते हैं कॉटन पे। उसके बाद बीटी कॉटन इज मेड बाय यूजिंग बैक्टीरियम कॉल्ड एज बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोटीन फॉर्म करता है सर्टेन इंसेक्ट्स के लिए और फिर वो उनको किल कर देते हैं। ये प्रोटीन क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं जब उनकी ग्रोथ होती रहती है। अब ये क्रिस्टल कंटेन करते हैं टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को जो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन आइसोलेट किया था हमने बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से और फिर इसको कॉटन में इनकॉर्पोरेट किया था। सेम वही आंसर है आपका। अब ये जो बैसिलस होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे ही इंसेक्ट के अंदर गए ये एक्टिव फॉर्म में आ गए, उनके गट में जाते हैं तो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वहां से ये फिर गट में जैसे जाते हैं तो वो इन एक्टिव फॉर्म में से एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको अल्कलाइन पीएच मिलता है। अब अल्कलाइन पीएच की वजह से जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉल्युबल होने लगते हैं। सॉल्युबल होने के बाद वो गट जो मिड गट होता है एपिथेलियल सेल का उसमें स्वेलिंग करने लगते हैं, लाइसिस होने लगती है और फिर इंसेक्ट डेड कर जाता है। पूरा वही प्रोसेस है, ठीक है। जीन क्राई IAB ये सिक्रीट करते हैं प्रोटीन को जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ कॉर्न बोरर इंसेक्ट। कॉर्न बोरर इंसेक्ट के ग्रोथ को ये स्टॉप कर देते हैं जीन क्राई IAB क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं एक प्रोटीन को, ठीक। नेक्स्ट, डिस्कस ट्रांसजेनिक एनिमल, एक्सप्लेन एनी 4 ways in which such animals can be beneficial for humans। हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बताना है और 4 तरीके बताने हैं जिसमें इन एनिमल्स को यूज किया गया था ह्यूमंस के बेनिफिशियल के लिए।
सबसे पहले है एनिमल्स जिनमें डीएनए का मैनिपुलेशन कर दिया गया है, जीन्स का मैनिपुलेशन कर दिया गया है। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, है ना, एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जिन एनिमल्स में डीएनए का चेंजेस कर दिया गया है और उनके पास एक एक्स्ट्रा जीन है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे ट्रांसजेनिक रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, शिप, काऊ एंड फिशेस, ये सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। कुछ बेनिफिट्स हैं जो ह्यूमंस के लिए। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल को ग्रो करवाया गया ताकि पर्टिकुलर इनकी स्टडी की जा सके, है ना। पर्टिकुलर स्टडी करने से क्या होगा, हो सकता है इनसे हमें कोई बाई प्रोडक्ट मिल जाए, हो सकता है इनसे हमें कोई ऐसे हार्मोन्स मिल जाएं या एंजाइम्स मिल जाएं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। सो सी, transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functioning of the body and its development। कैसे कैसे जीन्स हमारी बॉडी में रेगुलेट होता है, उसका इफेक्ट कैसा होता है, ये सब स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया गया। जैसे अगर बात करें टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन का क्या रोल है, जो ये मतलब इंसुलिन की स्टडी ये कॉम्प्लेक्स स्टडी है, तो इंसुलिन की स्टडी के बारे में कि वो कैसे कैसे ग्रोथ फैक्टर्स में इन्वॉल्व है, उसके लिए ये एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि वो कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, तो उसकी स्टडी कैसे करेंगे। अब किसी एनिमल को तो डायरेक्ट लेटा के तो कर नहीं सकते, है ना, तो उसके लिए कई सारे एनिमल्स को यूज़ किया जा सकता है। या कहें कि डायरेक्ट किसी ह्यूमन पे स्टडी नहीं कर सकते, किसी नॉर्मल ह्यूमन कोई तो अपने नहीं कहेगा कि लाओ मुझ पे स्टडी कर लो, कोई नहीं कहेगा। या कोई बड़ा एनिमल है तो उस पर भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए छोटे छोटे एनिमल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। स्टडी ऑफ डिजीज, कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जिसको स्पेसिफिकली मेड किया गया टू सर्व एज अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज। जैसे ह्यूमन बॉडी में डिजीज होती है, वो कैसे ग्रो अप कर रही है, उसकी साइकिल कैसे चल रही है, वो ठीक कैसे हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। सो दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल। अब किसी का ट्रीटमेंट हमें मान लीजिए मिल गया है, अब वो ट्रीटमेंट डायरेक्ट ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं किया जाता है, वो ट्रीटमेंट पहले एनिमल्स पे किया जाता है, जब उन पे सक्सेसफुल हो जाता है तब ह्यूमंस पे आते हैं। तो इसके लिए भी एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि मेडिसिन बनाने में जिसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, लाइक transgenic animal produce useful biological product that can be created by introduction of the portion of DNA or gene that code for a particular product such as human protein which is used to treat emphysema। देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी के लिए मेडिसिन्स चाहिए, है ना, तो अब वो मेडिसिन्स का फॉर्मुलेशन कैसे होगा, तो हो सकता है कुछ उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाए जो हमें किसी पर्टिकुलर एनिमल से मिल जाए। सो ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे कई सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें तो ये क्रिएट करते हैं। अब कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन का इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब उससे क्या होता है, वो प्रोटीन या वो एंजाइम्स या हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने लगते हैं। जैसे सच एज ह्यूमन प्रोटीन विच इज़ यूज टू ट्रीट एम्फिसेमा। एक ह्यूमन प्रोटीन होता है एम्फिसेमा को ट्रीट करने के लिए जिसका नाम है अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, तो ये यूज़ किया जाता है एम्फिसेमा के ट्रीटमेंट में। अब ये कैसे मिलेगा, तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है जिनमें जीन्स का चेंज कर दिया जाता है, डीएनए का चेंजेस कर दिया जाता है, तो ये हमें वो प्रोडक्ट दे देते हैं। सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फेनाइलकीटोन्यूरिया, PKU एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऐसे ही कई सारे
चीज़ें ट्रीटमेंट अपनाई गई, जैसे फिनाइलकेटोनुरिया के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये कई सारे मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हमें कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलता है जिसकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई कोई ह्यूमंस होते हैं जिनमें वो पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है, पर्टिकुलर हार्मोन नहीं है, तो उनको लाइफ टाइम वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब उनको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, तो वो सल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है? वो सल्यूशन हमें यहीं से मिलता है। ओके, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, सबसे पहली ट्रांसजेनिक काउ रोजी, जो कि प्रोड्यूस करती है ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, दैट इज 2.4 ग्राम पर लीटर 1997 में, और ये मिल्क कंटेन करते हैं ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन को। ठीक है, ये ह्यूमन मिल्क में ही होते हैं, जो कि रोजी इस काउ में मिलने लगा, एंड वॉज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउस मिल्क। ह्यूमन बेबीज के लिए ये मिल्क ज़्यादा फायदेमंद होने लगा इन कंपैरिजन टू नेचुरल काउ मिल्क। नेचुरल काउ मिल्क के कंपैरिजन में दैट इज मोर हेल्पफुल, बेनिफिशियल एंड न्यूट्रिशनल। ठीक है, नाउ वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स। जैसे ही कोई वैक्सीन बनाई जाती है, कोई ट्रीटमेंट बनाया जाता है, जैसे हमने पहले ही कहा, कोई वैक्सीन बनाई गई, कोई ट्रीटमेंट हुआ, तो वो सबसे पहले ह्यूमंस पे नहीं होता, वो किसी पर्टिकुलर माइस पे होता है, मंकी पे होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म पे होता है। अब उनकी स्टडी करने के लिए तो हमें एक ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो यहाँ पे जब वैक्सीन की सेफ्टी चेक करनी होती है तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। सो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड फॉर द टेस्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में यूज करने के पहले, जैसे पोलियो वैक्सीन है एग्जाम्पल, पोलियो वैक्सीन इट फाउंड रिलायबल, जब उनमें वो रिलायबल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन फिर ह्यूमंस को ट्राई किया जाता है। So they could replace the use of monkeys in order to test safety of batches of the vaccine. ये जो माइस हुआ, इस माइस ने, ट्रांसजेनिक माइस ने मंकीज के यूज को कम कर दिया। मंकीज की जगह पे माइस में वैक्सीन्स का ट्रायल होने लगा जो ह्यूमंस को दिया जाता है। तो ये उनके लिए काफ़ी मतलब एक अच्छा हो गया। माइस छोटा सा होता है, इसकी स्टडी करना भी काफ़ी इजी है इन कंपैरिजन टू मंकी। मंकी को पकड़ने के लिए, रखने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए, माइस को इतनी जगह चाहिए ही नहीं, थोड़ी जगह में एडजस्ट कर लेता है। तो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए माइस को चेक किया जाता है, मतलब माइस पे चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोएथिक्स एंड बायो पेटेंट। बायोएथिक्स और बायो पेटेंट क्या है, इसमें डिफरेंशिएट करना है। सो सी, the sets of standard which are used to regulate our activity in relation of biological world are called bioethics. किसी के भी ethics होते हैं, ethics in the sense कि उसूल जिसे कहते हैं ना, मेरे लाइफ के ये उसूल हैं, तो ये उसूल होते हैं। सो बायो में भी एक पर्टिकुलर एथिक्स होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है अदर एक्टिविटीज़ को रिलेट करने के लिए। उनसे रिलेशन कैसा है, बायोलॉजिकल वर्क्स को रिलेट करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं बायो एथिक्स। पेटेंट इज सेड टू ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इन्वेंटर और देयर assignee to prevent other from commercial use of their invention. It is known as biopatent. Patent मतलब जैसे किसी ने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया तो वो उस पर अपना हक जमाता है कि ये मेरा है। अब कोई और पर्सन उसको यूज़ करना चाहता है तो उसको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये पेटेंट ग्रांट कौन करता है? तो ये पेटेंट ग्रांट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बताती है कि ठीक है, आपने इसको खोजा है तो इसको हम आपका नाम देते हैं, आपको इसका पेटेंट मिल जाएगा। ये हर जगह होता है। ओके, तो बायो में भी पेटेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बायो पेटेंट। वो जिस पर्सन ने उसको ढूंढा हो, जिस पर्सन ने उसका इन्वेंशन किया हो, तो उसको बायो पेटेंट मिल जाता है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और इसके बाद ही कोई इसका कमर्शियल यूज़ कर सकता है, मतलब उनसे परमिशन लेने के बाद ही जिस पर्सन ने इसका इन्वेंशन किया है या फिर जिस पर्सन ने इसकी डिस्कवरी की है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GEAC सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। हमें GEAC सेटअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। ये क्या है GEAC सेटअप?
So that is Genetic Engineering Approval Committee, GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, ये अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं. ये make decision regarding the validity of GM research and safety of introducing GM organism for public service. सबसे पहले ये डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च के लिए, जितने भी जीएम के रिसर्च हो रहे हैं उन सब के लिए, और सेफ्टी इंट्रोड्यूस करते हैं जो जीएम ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, ताकि ये पब्लिकली सेफ रह सके, है ना. क्योंकि पब्लिक को सेफ रखना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यहाँ भी एक कमेटी बना दी गई, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो अप्रूवल देती है, डिसीजंस लेती है कि पब्लिक के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये वो कमेटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बायोपायरेसी? State the initiative taken by the Indian Parliament against it. बायोपायरेसी क्या है और इंडियन पार्लियामेंट ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया. सो बायोपायरेसी जो है दैट इज unauthorized use of biological resources by multinationals or other organization, that is without proper permission from relevant authorities or people concerned with it. See, biopiracy क्या है? Unauthorized biological resources का use, है ना, जहाँ पे मल्टीनेशनल या फिर कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं बिना किसी परमिशन के और रिलेवेंट अथॉरिटीज़ के जाने बिना, उनको इन्फॉर्म किए बिना वो उन चीज़ों का यूज़ करते हैं. So, Indian Parliament has recently passed the second amendment of Indian Patent Bill, which consider various issues related with biopiracy. For example, terms of patent, emergency provision, research and development इनिशिएटिव. इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली सेकेंड अमेंडमेंट लॉन्च किया इंडियन पेटेंट बिल के लिए, जो कि कंसिडर किया गया बहुत सारे इश्यूज के लिए, लाइक बायोपायरेसी के लिए, है ना. उसमें बायोपायरेसी में अब कई सारी कैटेगरी आती है, जैसे टर्म्स ऑफ पेटेंट क्या है, पेटेंट किसी को चाहिए तो उसके लिए टर्म्स क्या क्या होने चाहिए. उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन क्या होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए भी इसमें लिखा गया था. ओके, तो ये ओवरऑल बायोपायरेसी के बारे में है. नेक्स्ट है, राइट अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन बायो पेटेंट. हमें एक नोट बनाना है बायो पेटेंट के बारे में. सो सी, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है. पेटेंट जो होता है एक्सक्लूसिव राइट होता है दैट इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, जो कि किसी इन्वेंटर को या असाइनी को प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिसने उस चीज़ को इन्वेंट किया है, ताकि उसका कोई और ना यूज़ कर सके. जैसे मतलब जहाँ रिसर्च होती है वहाँ ये काम भी बहुत होते हैं कि किसी ने कुछ खोजा और लोग पेटेंट कोई और करवा लेता है, तो मेहनत तो किसी और की हुई और पेटेंट किसी और ने करवा लिया. तो उससे बचने के लिए बायो पेटेंट करवाया जाता है, यानी कि हमने जिस चीज़ की डिस्कवरी की है, इन्वेंशन किया है, वो उसको हमारा ही नाम मिले या हमारे नाम से वो जाना जाए, मतलब उस पर मेरा नाम हो जाए, हक हो जाए. ताकि उसको कोई और कमर्शियली ना यूज कर सके. टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ देयर इन्वेंशन. एंड व्हेन पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटी एंड फॉर द प्रोडक्शन डिराइव फ्रॉम देम, दे आर कॉल्ड बायो पेटेंट. अब जब पेटेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज के लिए होते हैं या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं तो उसे हम लोग बायो पेटेंट कहते हैं. पेटेंट हर जगह होता है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है. So, biopatent may be granted for strains of microorganism. अब किसके लिए दिया जाएगा, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन्स हैं उनके लिए, जैसे अगर किसी ने उनको ढूंढ लिया है या कुछ ट्रांसजेनिक बना लिया है तो उसके लिए, डीएनए सीक्वेंसेस के लिए, सेल लाइंस के लिए, वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स के लिए, जो अलग अलग प्रोसीजर यूज किए जाते हैं उसके लिए भी बायोपेटेंट दिया जाता है कि हमने ये प्रोसीजर ढूंढा है, इससे एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिला है, तो ये इसका पेटेंट हमें
मिलना चाहिए, लोग इसके लिए भी फाइलिंग करते हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट उनको देती है। ठीक, नेक्स्ट, बायो पेटेंट नेसेसरी है क्योंकि बिकॉज इफ दे आर नॉट क्लेम देन इट कैन कॉज द केस ऑफ बायो पायरेसी। अगर कोई क्लेम नहीं करेगा तो बायो पायरेसी हो जाएगी। लाइक कोई और आया, उसने कह दिया मैंने ये काम किया, तो भाई वो तो चोरी हो गया ना, सो दैट इज बायो पायरेसी। There are chances of commercial exploitation or monopolization of biological product or genetically related product. बहुत चांसेस होते हैं कि कुछ प्रोडक्ट पे मोनोपोली हो जाए, लाइक मैं ही सिर्फ इसको यूज़ करूं, तो उसके लिए भी। उसके बाद कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, मतलब कमर्शियल लेवल पे किसी चीज़ को यूज़ किया जाए लेकिन बाय द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर पर्सन जिसने उसको दिया है, जिसने उसको लॉन्च किया है। India has faced many cases of biopiracy over its biological resources. इंडिया ने बहुत सारे बायोपायरेसी के केसेस देखे हैं। जैसे अगर देखें तो इनमें 1995, अच्छा एक बात अगर बताएं आपको, तो इंडिया में प्लांट्स पे पेटेंट नहीं मिल पाता है जल्दी। जैसे अगर हम बात करें नीम की, टर्मरिक की, तो इनमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन इंडिया में हम लोग को नहीं मिल पाता है पेटेंट। सी, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत टाइम से यूज़ हो रहे हैं ना। लाइक अगर हम लोग वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, तो उसमें भी इनका दिया, आयुर्वेदा में भी इसका भी दिया है। तो अब ये पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, वी ऑल डोंट नो, तो अब इसका पेटेंट मिले किसे, ये बात है ना। सो इन May 1995 the patent office granted a patent for the use of turmeric in wound healing. अब देखो यूएस में 1995 में पेटेंट करवाया गया कि टर्मरिक वुंड हीलिंग के लिए दिया जाए। अब टर्मरिक हमारे इंडिया में पता नहीं कब से, किस जमाने से यूज़ किया जा रहा है कि कहीं चोट लगती है तो टर्मरिक लगा दिया जाता है, क्योंकि वो हील करता है। टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर, इस यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया। बट इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम पीपल आर यूजिंग टर्मरिक एज वुंड हीलिंग, इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी आर रिटन इन आवर वेदास। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमारे वेदास में भी लिखी हुई है, पुराण्स में भी लिखी हुई है। तो अब इसका पेटेंट किसको मिले, लेकिन यूएस ने इसके लिए क्लेम किया गया था। दूसरा देखिए बासमती राइस पे। सो राइस इज बीइंग यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स इन इंडिया। इंडिया में तो बहुत टाइम से यूज हो रहा है राइस, है ना। देयर इज अबाउट 2 lakhs वेराइटी ऑफ राइस इज प्रेजेंट इन इंडिया। 2 लाख से ज़्यादा वैरायटी है राइस की प्रेजेंट है जो इंडिया में है, जिसमें से आउट ऑफ विच 27 वैरायटी ऑफ बासमती राइस इंडिया में है ना। 27 से ज़्यादा बासमती राइस हैं। सो 1997 में यूएस पेटेंट ऑफिस ग्रांटेड पेटेंट टू एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी। तो 1997 में यूएस के पेटेंट ऑफिस ने ग्रांट कर दिया एक पेटेंट जो कि अमेरिकन कंपनी ने किया था कि ये बासमती राइस हमारा है। फाइन। सो थ्रू बोथ द पेटेंट वेयर कैंसल्ड आफ्टर इंडिया गवर्नमेंट टुक एक्शन। अब इन लोगों ने तो पेटेंट डाला, लेकिन अब क्या किया, इंडिया गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया कि भाई ये मतलब ये हमारे यहाँ बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए एविडेंसेस देने पड़ते हैं, प्रूफ्स देने पड़ते हैं। तो उसके बाद ये दोनों केसेस कैंसिल कर दिए गए जैसे ही इंडिया गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्शन लिया। बायो पेटेंट शुड बी क्लेम टू प्रोटेक्ट द रिच लेगेसी ऑफ आवर कंट्री। तो बायो पेटेंट हमारी कंट्री की लेगेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सोचो आप कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे इतनी क्वालिटीज़ हैं, मेडिसिनल हो या क्रॉप्स की हो या फ्रूट्स की हो या कोई पर्टिकुलर फूड हो, तो वो कितना ज़्यादा वैरायटी में है और उसका कैसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। आज भी हर घर में अलग अलग तरीके के चीज़ें यूज़ होती हैं मेडिसिन्स के फॉर्म में। तो अब हर कोई पेटेंट ले तब सोचिए क्या हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में प्लांट्स पे जल्दी पेटेंट नहीं मिल पाता है क्योंकि ये पता नहीं कब से यूज़ हो रहा है, वी ऑल डोंट नो दैट। तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो या कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय।